Namaskar everyone, this is Anju and you are watching Grab. So in today's video, we are going to cover the unit evaluation, that is Mulyankan, and this we are doing under the pedagogy of science, and we're going to cover all the topics listed here in both languages, English and Hindi. So moving to our first slide, let us discuss what is the concept of evaluation, right? कि जो हम evaluation करते हैं बच्चों का मूल्यांकन करते हैं कि कितना उन्होंने सीखा या नहीं है, उसका concept क्या है? So evaluation in the educational context refers to the systematic process of assessing, measuring and documenting the extent to which educational objectives and outcomes are achieved, right? कि जो भी हमारा educational objective था कि भाई हमने बच्चे को ये पढ़ाया तो इस क्लास में बच्चे को ये आ जाना चाहिए था, क्या क्या आउटकम्स हमें दिख रहे, क्या क्या उसने अचीव कर लिया, तो उनको असेस करते हैं, मेजर करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं, राइट? जैसे हम रिपोर्ट कार्ड बच्चों का बनाते हैं. सो इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग इन्फॉर्मेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड जजमेंट्स अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोग्राम्स, इंस्ट्रक्शनल स्ट्रैटेजीज एंड स्टूडेंट लर्निंग, राइट? तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि भाई हम जिस तरीके से समझा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, इफेक्टिवनेस कितनी है हमारे एजुकेशनल प्रोग्राम्स की, और क्या क्या स्ट्रेटजीज जो है हम इसमें ज़्यादा और बना सकते हैं कि बच्चे और अच्छे तरीके से यहाँ पर उनके आउटकम्स निकल के आए, अच्छे तरीके से वो सीख सके. तो मूल्यांकन की अवधारणा क्या है? शैक्षिक संदर्भ में मूल्यांकन से तात्पर्य शैक्षिक उद्देश्यों और परिणामों को प्राप्त करने की सीमा का आकलन करने, मापने और दस्तावेजीकरण करने की व्यवस्थित प्रक्रिया से, राइट? कि किस सीमा तक जो है बच्चों ने इस चीज़ को सीखा है जो हम उनको सिखाना चाह रहे थे, उसका हम आकलन करते हैं, उसको मापते हैं, दस्तावेजीकरण करते हैं. जैसे रिपोर्ट कार्ड बच्चे का बनाते हैं कि भाई A+ है बच्चा इस सब्जेक्ट में, कि बहुत अच्छा सीख रहा है, B है, B+ है, C+ है, ठीक है? तो ऐसे हम देखते हैं. इसमें शैक्षिक कार्यक्रमों, निर्देशात्मक रणनीतियों और छात्र की सीखने की प्रभावशीलता के बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए जानकारी एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना शामिल है, राइट? तो इससे क्या होगा, जो शैक्षिक कार्यक्रम है ना, उसमें कोई अगर रणनीतियां हमें बनानी है कि हम निर्देश अच्छे से नहीं दे पा रहे, जैसे बच्चे उस टॉपिक को समझ नहीं पा रहे, तो वो बना सकते हैं कि कैसे जो है छात्र यहाँ पर प्रभावशीलता से इस कंसेप्ट को सीख सकें. नेक्स्ट, नेचर ऑफ इवेल्यूशन. तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है. इवेल्यूशन इज एन ऑनगोइंग साइक्लिकल प्रोसेस दैट अकर्स थ्रू आउट द एंटायर एजुकेशनल एक्सपीरियंस. इट इज नॉट लिमिटेड टू द एंड ऑफ टर्म असेसमेंट्स बट इज इंटीग्रेटेड टू डेली टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज, राइट? कि कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, डेली हम बच्चों को असेस करते हैं, जैसे हम टेस्ट लेते हैं क्लास में या इन बिटवीन आ लेक्चर की बच्चों से पूछते हैं कि भाई बताना हमने क्या बताया था, आपको इसके बारे में क्या और इन्फॉर्मेशन, राइट? तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, कॉम्प्रिहेंसिव स्कोप है. सो इवेल्यूशन एनकम्पास वेरियस एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग student performance, curriculum effectiveness, teaching methods and overall program outcomes. It provides a holistic view of educational process, right? तो ये जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं कि बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी है, करिकुलम इफेक्टिवनेस कैसी है, टीचिंग मेथड हम अच्छे से यूज़ कर रहे हैं नहीं करें, तो उनका सबका एक ओवरऑल हम बोल सकते हैं आउटकम हमें दिखाता है. तो मूल्यांकन की प्रगति क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, दैट इज होती रहती है. मतलब ऐसा नहीं कि एक बार खत्म हो गया फिर बिल्कुल एंड टर्म में हम एक बार एग्जाम लेकर बच्चे का मूल्यांकन कर रहे हैं. तो ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मूल्यांकन डेली भी करते हैं. जैसे बच्चों से क्लास में पूछ लिया कि आपको क्या आता है, हम टेस्ट लेते रहते हैं, राइट? सेशनल एग्जाम्स लेते हैं. तो मूल्यांकन एक सतत चक्रीय प्रक्रिया है, साइक्लिक प्रक्रिया जो होती रहती है, ऑनगोइंग, राइट? तो जो संपूर्ण शैक्षिक अनुभव के दौरान होती रहती है. यह सत्र के अंत के मूल्यांकन तक सीमित नहीं है, बल्कि इनके दैनिक शिक्षण और सीखने की गतिविधियों में भी एकीकृत किया गया, राइट? कि जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो हम डेली भी उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं. तो एक सतत प्रक्रिया ये है. इसका व्यापक दायरा है. तो मूल्यांकन में छात्र के प्रदर्शन, उसके पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता, शिक्षण विधियां और समग्र कार्यक्रमों के परिणाम सहित विभिन्न पहलू शामिल है, राइट? कि भाई जो हम पढ़ा रहे हैं उसको कितना प्रभावशील है, छात्र का प्रदर्शन कैसा है, शिक्षण विधियां हम अच्छे यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. तो यह शैक्षिक प्रक्रिया का एक समग्र दृष्टिकोण जो है हमें प्रदान करता है. Multifaceted approach है. So different evaluation methods such as formative and summative assessment, self-assessment, peer assessment and standardized testing are used to gather diverse information about student progress and program effectiveness, right? तो हम कई टाइप से evaluation करते हैं कि भाई हमने summative assessment कर ली, एक बार सेमेस्टर वाइज देख लिया, कोई यहाँ पर टेस्ट ले लिया है हमने मंथ में, ठीक है, या एक थ्रू आउट कंप्लीट ईयर का हम टेस्ट ले रहे हैं, पीयर असेसमेंट कर रहे हैं, बच्चे खुद की असेसमेंट यहाँ पर कर रहे हैं. तो एक मल्टीफेसेटेड अप्रोच ये होती है, पर्पसफुल होती है. Evaluation serves specific purposes such as improving teaching and learning, informing instructional decisions, guiding curriculum development and providing feedback for continuous improvement, right? तो पर्पसफुल होती है कि भाई हमारी टीचिंग सुधर सके, बच्चा अच्छे से सीख सके और कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट जो उसमें हो सके. देन स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट होती है. सो वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स मे बी इन्वॉल्व इन द इवेल्युएशन प्रोसेस, राइट?
कि अगर बच्चे को पढ़ा रहे तो उसके फैमिली वालों को भी पता चलेगा कि भाई उसका जब हम इवेल्युएशन कर देंगे कि हमारा बच्चा कहाँ पर लैग कर रहा है, वो उसको अच्छे से समझा सकते हैं, राइट। कि कोई गवर्नमेंट या कोई इंस्टीट्यूशन है वो कोई पॉलिसी बनाना चाह रहा है किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो वो भी जो सारा इवेल्युएशन के ऊपर निर्भर यहाँ पर करता है। सो ईच स्टेक होल्डर ग्रुप मे हैव यूनिक पर्सपेक्टिव्स एंड इंटरेस्ट। तो बहुआयामी दृष्टिकोण होता है मूल्यांकन का। छात्र प्रगति और कार्यक्रम प्रभावशीलता के बारे में विविध जानकारी इकट्ठा करने के लिए विभिन्न मूल्यांकन विधियां जैसे कि रचनात्मक और योगात्मक मूल्यांकन, स्वयं मूल्यांकन, सहकर्मी मूल्यांकन और माननीकृत परीक्षण का यहाँ पर उपयोग किया जाता है, राइट। हमने देखा कि भाई कितने डिफरेंट टाइप के मूल्यांकन यहाँ पर होते हैं कि हम उनसे एक साल में एक बार पेपर ले रहे हैं उनके, या 6 महीने में पेपर ले रहे हैं, उनके टेस्ट ले रहे हैं हम, ठीक है, वो खुद से मूल्यांकन कर रहे हैं, सहकर्मी उनका मूल्यांकन कर रहे हैं। तो एक बहुआयामी दृष्टिकोण जो है इसका होता है। उद्देश्यपूर्ण ये होता है हमारा मूल्यांकन। तो मूल्यांकन विशिष्ट उद्देश्यों को पूरा करता है, जैसे शिक्षण और सीखने में सुधार करना, निर्देशात्मक निर्णयों को सूचित करना, पाठ्यक्रम विकास का मार्गदर्शन करना और निरंतर सुधार के लिए प्रतिक्रिया प्रदान करना, राइट। तो इसका ये उद्देश्य होता है कि भाई जो हमारी सीखने की प्रक्रिया उसमें निरंतर ये सुधार यहाँ पर कर सके। इसमें जो हितधारक होते हैं तो उनकी भी भागीदारी होती है। तो जो हितधारक है जैसे शिक्षक हो गया, छात्र हैं, अभिभावक हैं, प्रशासक हैं या कोई नीति निर्माता है, तो इनके सहित ये हितधारक इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक हितधारक समूह के अद्वितीय दृष्टिकोण या रुचियाँ जो है उस टीचिंग के लिए यहाँ पर हो सकती हैं। देन नीड क्या है इवैल्यूएशन की? सो इम्प्रूवमेंट फॉर फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट। तो हमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए फीडबैक मिल जाती है कि भाई बच्चे को साइंस समझ में नहीं आ रही, तो क्या पता साइंस वाला टीचर यहाँ पर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हो कि और सब्जेक्ट में बच्चा अच्छा कर रहा है, राइट। या क्या कंसेप्ट, अगर पर्टिकुलरली साइंस में कोई कंसेप्ट उसका क्लियर नहीं हो रहा है तो वो देखेंगे कि भाई उस कंसेप्ट को पढ़ाते टाइम जो है टीचर ने कैसे समझाया था, या बच्चा कैसे वहाँ पर उस इन्फॉर्मेशन को ले रहा था, मतलब बच्चा एक्टिवली वो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन ले रहा था या नहीं ले रहा था। तो फीडबैक हमें मिल जाती है इंप्रूवमेंट करने के लिए। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग होती है, राइट, कि हम हवा में बातें नहीं करते कि भाई आप इसमें इंप्रूवमेंट करो, इसमें इंप्रूवमेंट करो। हमें देखता है कि भाई अगर पूरी क्लास का रिजल्ट किसी एक सब्जेक्ट में जा रहा है तो भाई कि वो टीचर यहाँ पर अच्छे से नहीं पढ़ा पा रहा है, बच्चे उसकी बात को नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग हम उसके ऊपर कर सकते हैं। देन अकाउंटेबिलिटी होती है, राइट, कि ऐसा नहीं होता कि अगर हम कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसका हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है, तो हम उसकी अकाउंटेबिलिटी ले सकते हैं कि भाई हाँ इस प्रोसेस में यहाँ पर कोई ना कोई जो है कमी रह गई जिसकी वजह से जो है बच्चे इस चीज़ को अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाए हैं। तो मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है? सुधार के लिए प्रतिक्रिया हमें मिल जाती है, राइट, कि अगर टीचर की बात है, टीचर अच्छे से नहीं समझा पा रहा, बच्चे नहीं समझ पा रहे, तो उसके जो निर्देश हैं उसमें सुधार करना पड़ेगा, उसका पढ़ाने का तरीका चेंज होगा, तो उसके सुधार के लिए हमें बच्चों से प्रतिक्रिया मिल जाती है, ठीक है। कि अगर मान लो एक ही सब्जेक्ट में सारे बच्चे फेल हो रहे हैं तो हमें पता चलेगा ना कि भाई उस सब्जेक्ट के टीचर ने ही ऐसा कुछ किया है कि वो अच्छे से नहीं समझा पा रहे हैं चीज़ों को। देन साक्ष्य आधारित निर्णय लेते हैं हम, साक्ष्य मिल जाते हैं हमें, राइट, कि मान लो एक बच्चा किस सारे सब्जेक्ट्स में अच्छा चल रहा है लेकिन एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं चल रहा, तो हमें दिखेगा ना कि भाई वो उस सब्जेक्ट में बच्चा ऐसा क्यों नहीं चल रहा, उसमें इंटरेस्ट क्यों नहीं आ रहा है। तो साक्ष्य हमारे पास होते हैं, हम ऐसे हवा में कोई बात नहीं करते हैं, जवाबदेही हमारे पास हो जाती है कि अगर कोई हमसे पूछेगा कि भाई आपने ये नीति निर्माण क्यों किया, ये स्ट्रेटेजीज क्यों चेंज की हैं, ठीक है, आप पहले वाले तरीके से क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो एक जवाबदेही हमारी हो जाती है। जैसे माता पिता या कोई भी है उनको हम साक्ष्य यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं, राइट। देन क्वालिटी एश्योरेंस होती है, ठीक है, अगर हम कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन करते हैं तो क्वालिटी हमारी बढ़ती है, ठीक है, कि जो जो ड्रॉबैक्स है हमारे, जो जो कमियां थी हमारी टीचिंग में, हम उनको कम करते हैं। इंडिविजुअल सपोर्ट यहाँ पर देते हैं, राइट, कि जब भी हम इवैल्यूएशन करते हैं वो पर्टिकुलर बच्चे का करते हैं, हम देखते हैं कि भाई किस कंसेप्ट में जो है बच्चा लैग कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट उसको समझ नहीं आ रहा है, तो उस बच्चे को जो नीड है वो हम यहाँ पर समझ पाते हैं और उसके लिए टारगेटेड सपोर्ट और इंटरवेंशन हम उस बच्चे को प्रोवाइड कर पाते हैं। तो गुणवत्ता आश्वासन हम दे सकते हैं, राइट, कि जब हम सभी कमियों को यहाँ पर देख कर दूर कर रहे हैं तो हमारी गुणवत्ता वहाँ पर टीचिंग की बढ़ जाएगी, ठीक है, बच्चे अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। और व्यक्तिगत समर्थन प्रदान करता है, राइट, कि एक बच्चे की जब असेसमेंट होती है तो हम देखते हैं कि भाई किस सब्जेक्ट में बच्चा अच्छे से नहीं कर रहा है, ठीक है, तो उसकी हम जो छात्र की जो ज़रूरतें हैं उनकी यहाँ पर पहचान करते हैं और उनके लिए लक्षित समर्थन, ठीक है, कि उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम समर्थन देते हैं और हस्तक्षेप जो है उस बच्चे को प्रदान करते हैं। Then program evaluation. So institution often conduct program evaluation to assess the effectiveness of entire educational program or initiatives. This type of evaluation helps in making decisions about a program continuation, modification and discontinuation, right? कि कोई प्रोग्राम चल रहा है उसकी जो है इवेल्युएशन करते हैं कि भाई उस प्रोग्राम से बच्चों पर क्या इफेक्ट हुआ है, उसको हमें चलाना चाहिए, उसको थोड़ा मॉडिफाई करना चाहिए या उसको हमें डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए, ठीक है। तो प्रोग्राम इवेल्युएशन भी हम कर सकते हैं। लीगल और एथिकल कंप्लायंस यहाँ पर होती है। सो इवेल्युएशन हेल्प्स इंश्योर दैट एजुकेशन प्रैक्टिसेस
adhere to legal and ethical standards. It can assess whether schools are meeting legal requirements and ethical obligations in providing education, right? कि भाई जो एजुकेशन है, जो स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो एथिकली बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे, तो इस बात का हमें भी इसका का भी हमें जो है मूल्यांकन से पता लग जाता है. देन मोटिवेशन एंड रिकॉग्निशन. सो इवेल्युएशन कैन मोटिवेट स्टूडेंट एंड एजुकेटर्स बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड सेलिब्रेटिंग अचीवमेंट्स. पॉजिटिव फीडबैक एंड एक्नॉलेजमेंट ऑफ अकम्पलिशमेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट टू अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरमेंट, राइट? तो बच्चों को मोटिवेशन मिलता है. मान लो अगर किसी बच्चे ने अच्छा किया है तो उसको लगेगा कि भाई मेरा रिजल्ट इतना अच्छा, तो और ज़्यादा मोटिवेट हो जाएगा. अगर किसी बच्चे के कम आए तो हम उसको मोटिवेट यहाँ पर कर सकते हैं कि भाई देखो आपने लास्ट टाइम से अब इतना इंप्रूव किया, तो अब आप और आगे जा सकते हो, ठीक है? आपको कहाँ सुधार की ज़रूरत है, इससे आप जो है आगे जाके टॉप कर सकते हो. तो इन चीज़ों में जो है यहाँ पर सुधार आता है, मोटिवेशन जो है बच्चों को होता है. तो कार्यक्रम का मूल्यांकन कर सकते हैं, राइट? कि कोई संपूर्ण कोई शैक्षिक कार्यक्रम है तो उसका हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि भाई क्या इससे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या हमें इस कार्यक्रम को ख़त्म कर देना चाहिए, इसमें कोई ठीक है मॉडिफिकेशन करनी चाहिए, संशोधन करना चाहिए, या इसको बंद कर देना चाहिए. साथ ही हम जो मूल्यांकन से देख सकते हैं कि इसमें कानूनी और नैतिक अनुपालन है या नहीं है, राइट? कि कानूनी तरीके से जो शिक्षा है वो अच्छे तरीके से बच्चों को दी जा रही है, नहीं दी जा रही, तो उसका हम देख सकते हैं. साथ ही साथ बच्चों को प्रेरणा और मान्यता मिलती है, राइट? कि कोई बच्चा अगर उसका रिजल्ट अच्छा है तो वो मोटिवेटेड होता है और अच्छे तरीके से पढ़ता है. और अगर किसी बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आए तो यहाँ पर पेरेंट्स और टीचर्स को मोटिवेट कर सकते हैं कि आप यहाँ पर जो है देखो कि एक सब्जेक्ट में आपके कम है, अगर आप एक सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा करते तो आप टॉप कर सकते थे. तो ऐसे करके जो है उनमें प्रेरणा का स्रोत जो है मूल्यांकन उनका बन जाता है. देन आर नेक्स्ट इज नोम रेफरेंस्ड इवेल्युएशन. तो नोम रेफरेंस्ड इवेल्युएशन क्या होती है? नोम रेफरेंस इवेल्युएशन कंपेयर्स एन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ अ ग्रुप टू डिटरमाइन द रिलेटिव स्टैंडर्ड और रैंक, राइट? तो नोम रेफरेंस में पता है क्या होता है? एक इंडिविजुअल होता है यहाँ पर, जैसे 6th क्लास का कोई बच्चा है और एक ग्रुप है पूरा 6th क्लास का, राइट? तो वो देखते हैं कि भाई इस ग्रुप में जो है इस बच्चे की क्या रैंक है, ये इस ग्रुप में फर्स्ट रैंक पे है, 30th रैंक पे है, 15 रैंक पे क्या है, ठीक है? तो इस बच्चे को यहाँ पर कंपेयर किया जाता है इसी की एज वाले, इसी की जो है सेम स्टैंडर्ड के एक ग्रुप के साथ, बच्चों के साथ, ठीक है? इट फोकसेस ऑन हाउ वेल एन इंडिविजुअल कंपेयर्स टू अदर्स इन ग्रुप, है ये देखते हैं कि भाई एक इंडिविजुअल यहाँ पर इन बच्चों से कंपैरिजन में कितना अच्छा कर रहा है. तो इसकी नीड क्या है? यूजुअल फॉर रैंकिंग और सॉर्टिंग स्टूडेंट. तो ये रैंकिंग देता है स्टूडेंट को सॉर्ट आउट करने में, ठीक है? कि अगर हमें बिल्कुल टॉप 5 बच्चे चाहिए तो उनको हम निकाल सकते हैं. ऑफन यूज इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट? तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में यही तो होता है, हमें रैंक मिलती है और रैंक के अकॉर्डिंग हो जाता है ना कि पहले 100 रैंक वालों का सिलेक्शन हो गया, लास्ट वालों का नहीं हुआ है. देन प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस रिलेटेड टू पीयर्स, राइट? और बच्चों की परफॉर्मेंस दिखाता है कि इसने ऐसा किया है और उसका जो साथी है उन्होंने ऐसा किया है, राइट? तो इनके बीच में यहाँ पर कंपैरिजन हो जाती है. मानक संदर्भित मूल्यांकन क्या होता है? इसमें ऐसा होता है कि एक इंडिविजुअल को एक ग्रुप के साथ कंपेयर यहाँ पर किया जाता है, राइट? कि एक कोई 6th क्लास का बच्चा है तो उसको 6th क्लास में कंपेयर किया जाएगा कि भाई इसके बच्चे की क्लास में रैंक कितनी है, राइट? तो ऐसे जो है उसका कंपैरिजन किया जाता है. मानक संदर्भित मूल्यांकन किसी व्यक्ति के प्रदर्शन की तुलना एक समूह के प्रदर्शन से करता है, राइट? कि एक व्यक्ति और ये समूह, इसके बीच में कंपैरिजन होती है कि भाई इस बच्चे की जो यहाँ इस पूरी क्लास में फर्स्ट रैंक है, 8th रैंक है, 9th रैंक है, क्या रैंक है, राइट? कि इस ग्रुप में जो सभी बच्चों के साथ जब इसको पढ़ा रही है तो इसकी रैंक क्या आ रही है, तो इसमें रैंक निर्धारित करते हैं. यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि कोई व्यक्ति समूह में दूसरों से कितनी अच्छी तुलना करता है, राइट? कि क्या इस समूह के इस बच्चे की तुलना करते हैं कि भाई इनमें ये कितना अच्छा कर रहा है. इसमें रैंकिंग या वर्गीकरण के लिए उपयोग किया जाता है. अक्सर जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, राइट? जैसे हमारा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम ही होता है तो उसमें रैंक की तो मिलती है हमें कि फर्स्ट 100 रैंक वालों का सिलेक्शन हो गया है और बाकी के बच्चे रह गए हैं, तो वो हमारा यही होता है मानक संदर्भित मूल्यांकन. इसमें साथियों के सापेक्ष एक छात्र के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, राइट? कि इसके साथी इतना अच्छा कर रहे हैं या नहीं कर रहे और ये बच्चा यहाँ पर कितना अच्छा जो है कर रहा है. देन क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, राइट? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट में क्या होता है? इसमें बस ऐसा होता है कि भाई अगर आपके जैसे एक क्राइटेरिया रख दिया कि 50% आ गए तो आप पास हैं, ठीक है? अबव 50%, राइट? और बिलो 50% आ गए तो आप फेल हैं, राइट?
जैसे सीटेट हो गया हमारा, 90 से ज़्यादा मार्क्स आ गए तो हम सीटेट क्लियर कर पाएंगे, और अगर 90 से कम है तो सीटेट क्लियर नहीं होगा, उसमें कोई रैंकिंग आपको नहीं दी जाती है. सो क्राइटेरिया एंड रेफरेंस टेस्ट इवेल्युएशन असेस एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट अ सेट ऑफ क्राइटेरिया, राइट, कि एक सेट ऑफ क्राइटेरिया हमने क्राइटेरिया यहाँ पर सेट कर दिया है, उसके अगेंस्ट हम यहाँ पर बच्चे की परफॉर्मेंस देख रहे हैं कि क्या बच्चा पास हो पाया या नहीं हो पाया. तो ये इंडिपेंडेंट होती है और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की होती है, इसमें हम किसी से कंपेरिजन नहीं करते हैं. सो फोकसेस ऑन वेदर द इंडिविजुअल हैज़ अचीव्ड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और स्टैंडर्ड, राइट. तो इसमें हम उस बच्चे का ही देखते हैं कि क्या भाई बच्चे को इतनी नॉलेज है कि वो इस टेस्ट को पास कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. सो इट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट मास्टरी ऑफ स्पेसिफिक स्किल्स और नॉलेज, राइट. तो ये मास्टरी के बारे में दिखाता है, हमें ज़्यादा कंपेरिजन नहीं होता, हमें दिखाता है कि भाई आपको ये कंसेप्ट है, इसमें कितनी मास्टरी है, क्या आप इसमें पास हो पाए या नहीं हो पाए. यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग वेदर स्टूडेंट्स मीट प्री डिटरमाइंड लर्निंग आउटकम, राइट, कि जो उनके लर्निंग आउटकम्स हैं प्री डिटरमाइंड, उनको यहाँ पर बच्चा अचीव कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, क्या वो 50% से ज़्यादा ले पा रहा है नहीं ले पा रहा है, तो ये डिटरमाइन हम कर पाएंगे. एम्फोसाइजेस इंडिविजुअल ग्रोथ एंड अचीवमेंट, राइट. यहाँ पे जो इंडिविजुअल है उस बच्चे की ग्रोथ और अचीवमेंट के बारे में बात होती है, उसकी कंपेरिजन किसी से नहीं होती है. तो नेक्स्ट है हमारा मानक संदर्भित मूल्यांकन. ज़्यादा पास और 50% से अगर कम आपके आए तो फेल, ये होता है आपका मानक संदर्भित, ठीक है. तो इसमें किसी से कंपैरिजन आपकी नहीं होती है, बस सीधा दिखाया जाता है कि भाई अगर आपके 50% से ज़्यादा तो आप पास हो जाओगे, और अगर आपके 50% से कम है तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है. जैसे हमारा सीटेड होता है कि 90 नंबर से ज़्यादा अगर आपके आगे तो सीटेट क्लियर हो जाएगा, नहीं तो नहीं क्लियर होगा. वो होता है हमारा मानदंड संदर्भित मूल्यांकन. इसमें हमारी किसी से कंपैरिजन नहीं होती, बस एक प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया होता है कि भाई अगर आपका जो है इन्होंने क्राइटेरिया रख दिया कि भाई 50% से अगर आपके ज़्यादा आगे तो पास और कम आगे तो फेल, ठीक है. तो इसमें व्यक्तियों से स्वतंत्र एक निर्धारित मानक, ठीक है, कि जो निर्धारित मानक है हमारा, उसके विरुद्ध किसी व्यक्ति के प्रदर्शन का आकलन करते हैं कि भाई अब बच्चे का प्रदर्शन यहाँ पर क्या है. तो इस पर ध्यान केंद्रित करता है कि क्या व्यक्ति ने किसी विशिष्ट उद्देश्य या मानक यहाँ पर हासिल किए या नहीं किए, कि क्या बच्चे ने इतने अच्छे से पढ़ा है कि वो 50% से ज़्यादा लेकर आ सकता है, नहीं लेकर आ सकता है. उसमें बस ये चेक किया जाता है, किसी दूसरे के साथ तुलना उसकी नहीं की जाती. तो विशिष्ट कौशल या किसी ज्ञान की निपुणता देखने के लिए हम इसको चेक करते हैं, और यह निर्धारण करने के लिए उपयोगी कि भाई छात्र जो पूर्व निर्धारित सीखने के परिणाम है, ठीक है, क्या वो इसको पूरा कर पाया है या नहीं कर पाया है. इसके साथ साथ व्यक्तिगत विकास और जो उपलब्धि है बच्चे की, उन पर भी ये जोर देता है. देन कॉम्प्रिहेंसिव एंड कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन. तो कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन का कंसेप्ट क्या होता है. कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन्वॉल्व्स असेसिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ अ स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग एकेडमिक को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज, राइट. तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो सारे एस्पेक्ट है, बच्चे की पर्सनैलिटी कैसी है, एकेडमिक कैसा है, तो पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं बच्चे की, यहाँ पर उसको इवेलुएट करते हैं. इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी कि हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि भाई बच्चा पढ़ाई में अच्छा लेकिन स्पोर्ट्स में अच्छा नहीं, तो हमने क्या किया, उसकी सभी स्पोर्ट्स की भी एनालिसिस कर ली, उसका भी इवेल्युएशन कर लिया कि भाई स्पोर्ट में बच्चा कैसे परफॉर्म कर रहा है. तो एक हॉलिस्टिक व्यू हमें बच्चे की एबिलिटीज़ का, टैलेंट्स का और स्किल्स का प्रोवाइड किया जाता है इसके थ्रू. देन एनकरेज अ मोर इंक्लूसिव असेसमेंट बियॉन्ड अकेडमिक परफॉर्मेंस, राइट, कि अकेडमिक परफॉर्मेंस से आगे बढ़कर ये काम करता है. ऐसा नहीं कि खाली अकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर ही हम कुछ यहाँ पर असेसमेंट बच्चे की कर रहे हैं. हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ अ स्टूडेंट, राइट, और ओवरऑल बच्चे की डेवलपमेंट कैसी है, राइट, तो वो हम यहाँ पर इवेलुएट कर पाते हैं. तो व्यापक मूल्यांकन क्या है. व्यापक मूल्यांकन में एक छात्र के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं का आकलन शामिल है, जैसे शैक्षणिक, सह पाठ्यचर्या या पाठ्येतर गतिविधियां कैसी हैं, ठीक है. ऐसा नहीं कि भाई बच्चा क्लास में कैसा कर रहा है बस उसको हम देख रहे हैं, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं. हम देख रहे हैं कि भाई बच्चा बात अच्छे तरीके से कर रहा है, उसके जो संचार के कौशल है वो कैसे हैं, खेल कौशल बच्चे के कैसे, तो सभी तरीके से जो है बच्चे का हम व्यापक मूल्यांकन यहाँ पर करते हैं. तो एक छात्र की क्षमताएं कितनी है, उसकी क्या क्या प्रतिभाएं हैं, क्या पता वो क्लास में अच्छा ना और गेम में बहुत अच्छा हो, तो उसकी जो प्रतिभा है, कौशल है, उनका एक समग्र दृष्टिकोण हमें प्रदान करता है. शैक्षणिक प्रदर्शन से परे अधिक समावेशी मूल्यांकन को प्रोत्साहित करता है, राइट. ऐसा नहीं कि खाली शैक्षणिक प्रदर्शन, अगर बच्चा 10 में से 10 लेकर आ रहा है तो हम बोलेंगे बहुत अच्छा, लेकिन अगर उसका और कोई स्किल यहाँ पर डेवलप नहीं है तो उसके बारे में भी यहाँ पर पता चल जाता है, और एक छात्र के समग्र विकास की पहचान करने में जो है ये हमारी मदद करता है. देन अब कॉन्टिन्यूस इवेल्युएशन क्या होती है. Continuous evaluation involves assessing a student's progress and learning throughout the academic year rather than relying on a single final examination, right. तो continuous evaluation में कि बच्चा पूरा साल जो उसकी evaluation होती है कि भाई कैसे जो है पढ़ रहा है, टेस्ट में मार्क्स कैसे आए हैं, ठीक है, rather than कि भाई आप एक पूरा एक साल में एक बार बच्चे का एग्जाम लेते हो
और उसके ऊपर इवेल्युएट करते हो। इसमें आपकी कॉन्टिन्यूस लर्निंग होती है, ठीक है, कि इस मंथ में टेस्ट लिया था, बच्चे ने इतना परफॉर्म किया था, नेक्स्ट मंथ में ऐसे किया है। सो एनकरेजेस ऑनगोइंग फीडबैक एंड एडजस्टमेंट ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज, राइट, कि अगर हमने एक मंथ में टेस्ट लिया, मंथली टेस्ट, उसमें बच्चे की परफॉर्मेंस अगर कम हो रही है तो हम वहाँ पर देख सकते हैं कि भाई क्या तरीका है जिससे बच्चे को हम अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा सकते हैं। देन सपोर्ट्स द आइडेंटिफिकेशन ऑफ लर्निंग गैप्स एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर टाइमली इंटरवेंशन, राइट। अगर हमें देखो, अगर मंथली हमने ले लिया टेस्ट बच्चे का, तो हमें जल्दी पता चल जाएगा कि भाई बच्चे ने किस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए टाइमली जो है हम यहाँ पर इंटरवेंशंस ले सकते हैं। रिड्यूसेस द स्ट्रेस एसोसिएटेड विद हाई स्टेक्स एग्जाम, राइट। और जब कॉन्टिन्यूस एग्जाम होते रहते हैं ना, तो बच्चों के अंदर से डर चला जाता है कि भाई हमारे तो एग्जाम है, क्योंकि उनके डेली एक हैबिट उनकी बन जाती है कि भाई आपको एग्जाम देने हैं, कभी वीक में, कभी मंथ में, तो आप एक ईयरली एग्जाम भी दे सकते हो। उसके लिए एक्स्ट्रा कोई प्रेशर उनके ऊपर यहाँ पर नहीं आता है। तो सतत मूल्यांकन क्या है? सतत मूल्यांकन में एक अंतिम परीक्षा पर निर्भर रहने की बजाय पूरे शैक्षणिक वर्ष में छात्र की प्रगति और सीखने का आकलन करते हैं, राइट। कि एक आपका एग्जाम होता है ना कि पूरा साल में एक बार लिया जाता है, वो नहीं होता है। ये होता है कि भाई आपका जो टेस्ट होते हैं क्लास में, फिर मंथली टेस्ट होते हैं, ठीक है, यूनिट टेस्ट होते हैं, उन सबको देखा जाता है कि भाई बच्चे ने पहले इस मंथ में ऐसे यूनिट टेस्ट लिए तो इतने मार्क्स आए, फिर दूसरे मंथ में इतने मार्क्स आए, ठीक है। तो पूरा साल आपकी जो जैसा पढ़ाई की है उसका इवेल्यूएशन यहाँ पर होता है, उसका मूल्यांकन होता है। तो ठीक है, अगर शिक्षक रणनीतियों की चल रही प्रतिक्रिया और समायोजन को प्रोत्साहित करती है, राइट, कि मैंने आपको ये यूनिट कराई, यूनिट के बाद मैं टेस्ट लूंगी, अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो मुझे वहीं पर पता चल जाएगा कि मेरी शिक्षण रणनीतियों में क्या कमी रह गई थी, कि जो आपको यहाँ पर समझ में अच्छे तरीके से नहीं आ रहा, तो उसको मैं वहीं पर ठीक कर सकती हूँ, ठीक है। तो टाइमली ठीक हो जाएगा। और एक होता कि भाई मेरे को अगले साल पता चलता वो एग्जाम लेने के बाद कि आपको समझ में नहीं आया, तो वहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तो इसमें चल रही प्रतिक्रिया पर समायोजन हम कर सकते हैं। साथ ही साथ सीखने के अंतराल की पहचान में सहायता करता है और समय पर हस्तक्षेप के अवसर प्रदान करता है, कि सीखने के बीच में ही हम पहचान कर सकते हैं कि बच्चों को क्या समझ में नहीं आ रहा, और समय पर उस चीज़ में हस्तक्षेप करके उस चीज़ को यहाँ पर बच्चे को सिखा सकते हैं। उच्च जोखिम वाली परीक्षाओं से जुड़े तनाव को जो भी ये कम करता है, राइट। एक तो बच्चे को कभी एग्जाम ना लो, तो आपको अगर बोलोगे भाई एक साल बाद आपका एग्जाम है, तो उनको तनाव हो जाएगा, राइट। अब क्या हो रहा है, अब वो डेली तो टेस्ट दे ही रहा है, कभी यूनिट टेस्ट, कभी मंथली टेस्ट दे रहा है, ठीक है। तो उनको हैबिट हो जाती है, तो वो जो तनाव होता है उनका एग्जाम का, वो उनका कम हो जाता है। देन स्कॉलिस्टिक एंड कॉस्कोलिस्टिक असेसमेंट। तो स्कॉलिस्टिक असेसमेंट क्या होती है? इट फोकसेस ऑन इवेलुएटिंग द एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग सब्जेक्ट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन, राइट। तो बच्चे की सब्जेक्ट की नॉलेज क्या है, उसकी समझ क्या है, और कैसे उसकी एप्लीकेशन वो कर पाता है, ये हम देखते हैं स्कॉलिस्टिक असेसमेंट में। इट सिग्निफाइज प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन अ स्टूडेंट्स प्रोफिशिएंसी इन वेरियस सब्जेक्ट, राइट, कि किस सब्जेक्ट में बच्चा जो है ज़्यादा अच्छा कर रहा है वो हमें पता लग जाता है। ऑफन इंक्लूड्स रिटन एग्जाम, असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट, राइट। इसमें हम रिटन एग्जाम, असाइनमेंट या प्रोजेक्ट जो है इंक्लूड करते हैं। तो शैक्षिक और सह शैक्षिक मूल्यांकन हम कर रहे हैं। तो शैक्षिक मूल्यांकन क्या है? तो इसमें विषय ज्ञान, ठीक है, कि किस विषय में बच्चे का ज्ञान ज़्यादा है, समझ, या उसके अनुप्रयोग है, उसके सहित छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का मूल्यांकन हमें पता चल जाता है। इसमें विभिन्न विषयों में छात्र की दक्षता क्या है उसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। और इसमें अक्सर लिखित परीक्षा, कोई असाइनमेंट या प्रोजेक्ट शामिल होते हैं, जिससे हम देख सकते हैं कि भाई बच्चे को यहाँ पर कितना ज्ञान इस चीज़ के बारे में जो है। देन कॉस्ट होलिस्टिक असेसमेंट में क्या होता है? कॉस्ट होलिस्टिक असेसमेंट इवेलुएट्स एस्पेक्ट्स अदर देन एकेडमिक, राइट। अब ये पढ़ाई वाली चीज़ों को छोड़ देता है और दूसरी एक्टिविटीज जैसे लाइफ स्किल होगी, वैल्यूज होगी, फिजिकल हेल्थ होगी, या इमोशनल वेलबिंग, ये उनको चेक यहाँ पर करता है। सो ऑफर्स अ मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ स्टूडेंट्स ओवरऑल डेवलपमेंट, राइट, कि पढ़ाई के अलावा बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट यहाँ पर कैसी हो रही है उन चीज़ों को देखता है। एनकरेजेस द रिकॉग्निशन ऑफ नॉन अकेडमिक टैलेंट्स एंड स्किल, राइट, कि जो नॉन अकेडमिक टैलेंट है, मान लो कोई बच्चा पढ़ने का उसने देखा ही नहीं अच्छा है बुरा है, अब देख रहे कि भाई स्पोर्ट्स में बच्चा क्या अच्छा कर सकता है, नहीं कर सकता, या कोई और जो है क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर है या नहीं है। इंक्लूड्स असेसमेंट इन एरियाज लाइक स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, राइट। तो इन एरियाज में जो ये बच्चे की असेसमेंट करता है। सह शैक्षिक क्या है? अब सह शैक्षिक मूल्यांकन में शिक्षा के अलावा जो पहलू है, जैसे जीवन कौशल बच्चे का कैसे है, शारीरिक स्वास्थ्य कैसे है, मूल्य कैसे हैं, या भावनात्मक कल्याण क्या है, उनका यहाँ पर मूल्यांकन किया जाता है। ये एक छात्र की समग्र विकास और अधिक व्यापक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, राइट, कि भाई पढ़ाई के अलावा जब बच्चा यहाँ पर कैसा कर रहा है, ठीक है, उसकी फिजिकल डेवलपमेंट अच्छे से हो रही है, उसके भावनात्मक कल्याण है या नहीं है, क्या वो डिप्रेशन में या नहीं है, ठीक है। ये गैर शैक्षिक प्रतिभाओं और कौशलों की पहचान को प्रोत्साहित करता है कि क्या बच्चा खेल में ज़्यादा अच्छा कर रहा है, कला है, या उसका व्यक्तित्व विकास है वो कैसा हो रहा है, तो उसका मूल्यांकन हम यहाँ पर कर पाते हैं। देन टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड फॉर फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट।
तो यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए क्या क्या टूल्स एंड टेक्निक्स है। फर्स्ट इज आर ऑब्जर्वेशन, जो टीचर ऑब्जर्व स्टूडेंट ड्यूरिंग क्लास एक्टिविटीज, डिस्कशन और ग्रुप वर्क। तो यहाँ पर जो टीचर है, क्लास में कोई एक्टिविटी, डिस्कशन है, ग्रुप वर्क हो रहा है, तो बच्चे को ऑब्जर्व करता है, रियल टाइम इंसाइट देता है यहाँ पर बच्चों को, उनको समझ पाता है और उनके एंगेजमेंट और पार्टिसिपेशन को यहाँ पर जो है टीचर जो है बढ़ाने की कोशिश करता है। क्वेश्चनिंग वो साथ साथ में करता है, ठीक है। जब हम कोई कंसेप्ट पढ़ाते हैं तो वो बच्चों से क्वेश्चन क्लास में पूछता है। सो आस्किंग क्वेश्चंस ड्यूरिंग और आफ्टर अ लेसन टू गॉज स्टूडेंट्स कॉम्प्रीहेंशन, राइट, कि लेसन के बीच में, लेसन कंप्लीट करने के बाद वो देखते कि भाई बच्चों को कितना समझ में आया, तो उसके लिए क्वेश्चनिंग करते हैं। एनकरेज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन एंड हेल्प्स आइडेंटिफाइंग मिसकंसेप्शन, राइट। तो यहाँ पे बच्चे का पार्टिसिपेशन देखते हैं, कोई मिसकंसेप्शन अगर बच्चे को है तो उसको दूर करने का जो है वो ट्राई करते हैं। तो रचनात्मक मूल्यांकन के लिए क्या क्या उपकरण या तकनीकें हैं। तो शिक्षक कक्षा की गतिविधियां, चर्चाओं या समूह के दौरान बच्चों का निरीक्षण कर लेते रहे कि क्लास में ही बच्चों की यह मूल्यांकन करते हैं। छात्रों की समझ, जुड़ाव और भागीदारी की वास्तविक समय में उनका पता चल जाता है, राइट, कि बच्चा अच्छे तरीके से जो है क्लास में अटेंशन दे रहा है, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, तो इंस्टेंटली जो है टीचर को पता चल जाता है। इसमें यहाँ पर टीचर जो है प्रश्न पूछता है बच्चों से, तो छात्रों की समझ को मापने के लिए पाठ के दौरान या उसके बाद उनसे प्रश्न पूछता है और छात्रों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। और गलत फहमियाँ अगर उन्हें कुछ है, ठीक है, तो उनको भी साथ साथ में वो दूर करता है। देन क्विज या टेस्ट यहाँ पर ले सकते हैं, शॉर्ट क्विज, ठीक है, कि बच्चों को वो कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, शॉर्ट टेस्ट ले सकते हैं। पीयर असेसमेंट कर सकते हैं कि भाई एक बच्चा बता रहा है तो दूसरे से हम पूछेंगे क्या ये सही बता रहा है या नहीं बता रहा है, ठीक है। इससे जो है बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा इंक्रीज होती है और कोलैबोरेशन जो है क्लास में बढ़ता है। सेल्फ असेसमेंट यहाँ पर बच्चे कर सकते हैं कि भाई खुद से वो कैसा कर रहा है दूसरे बच्चों को देखकर, ठीक है। फोस्टर्स मेटाकॉग्निशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर लर्निंग, इसके साथ साथ उसकी जो मेटाकॉग्निशन स्किल, राइट, मेटाकॉग्निशन क्या होता है, थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, राइट, कि अपनी सोच में सोचना, कि कोई प्लानिंग वहाँ पर बच्चा कर लेता है और जो उसकी लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बढ़ जाती है, उसके बारे में उसको यहाँ पर ज्ञान मिलता है कि उसकी लर्निंग के लिए वो रिस्पॉन्सिबल यहाँ पर है। तो प्रश्नोत्तरी और प्रशिक्षण यहाँ पर होता है। तो समझ का आकलन करने के लिए यहाँ पर जो टीचर है उनसे क्वेश्चन पूछता है बीच बीच में, ठीक है, ताकि जो छात्र की प्रगति है, समझ है, उसको वो पता कर सके कि जो मैंने पढ़ाया है बच्चे को समझ में आया नहीं आया, ठीक है। साथ साथ सहकर्मी मूल्यांकन कर सकते हैं, जैसे हम क्लास में पूछते हैं एक बच्चे से, फिर उस दूसरे बच्चे से पूछते कि क्या इसने सही बताया नहीं बताया, हमसे भी हमारे टीचर पूछते थे, तो सहकर्मी मूल्यांकन वहाँ पर होता है। फिर स्वयं मूल्यांकन होता है, तो छात्र यहाँ पर स्वयं के सीखने की प्रगति पर विचार कर सकते हैं और सीखने की पहचान और जिम्मेदारी को जो है यहाँ पर बढ़ावा देते हैं। देन क्लासरूम डिस्कशन, तो क्लासरूम डिस्कशन को फैसिलिटेट करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन और पीयर लर्निंग यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। कंसेप्ट मैपिंग होती है, सो स्टूडेंट यहाँ पर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ले सकते हैं किसी कंसेप्ट की, उनके रिलेशनशिप यहाँ पर बना सकते हैं और ये रिवील करता है अंडरस्टैंडिंग ऑफ कनेक्शन बिटवीन आइडियाज़, राइट, कि दो तीन जो आइडियाज़ हैं उनके बीच में क्या कनेक्शंस हैं उसको वहाँ पर वो रिवील कर सकते हैं। तो कक्षा में चर्चाएं होती हैं, तो चर्चा को सुविधाजनक बनाना, जहां छात्र अपने विचार साझा कर सकते हैं, आलोचनात्मक सोच, संचार कौशल और साथियों के साथ सीखने को वहां पर बढ़ावा मिलता है। इसके साथ साथ संकल्पना मानचित्रण होता है, तो छात्र अवधारणाओं और उनके संबंधों का दृश्य प्रतिनिधित्व यहाँ पर बनाते हैं। विचारों के बीच संबंधों में की जो समझ है उनकी, ठीक है, कि दो विचार है, इनके बीच में क्या संबंध है उनका जो है उनको पता चलता है। देन एग्जिट टिकट्स, जो निकास टिकट है, तो ब्रीफ असेसमेंट एट द एंड ऑफ लेसन टू गॉज अंडरस्टैंडिंग, राइट। एग्जिट टिकट मतलब जब टीचर बिल्कुल जाने वाला होता है तब भी वो एक असेसमेंट लेता है, क्वेश्चन पूछता जाता है लास्ट में कि क्या उनको समझ में आया है नहीं आया, तो समझ का आकलन करने के लिए पाठ के अंत में, ठीक है, तो पाठ का जब अंत होता है तो एक संक्षिप्त आकलन वो करता है। क्विक फीडबैक वहाँ पर देते हैं कि जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, कि अगर मैंने एडिशन सिखाई तो क्या बच्चे 8+9 यहाँ पर अच्छे से करके दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे, मैंने एडिशन बच्चों को सिखाई है तो क्या भी सभी बच्चे एडिशन करने में सक्षम है, जोड़ने में चीज़ों को सक्षम है या नहीं है, ठीक है। देन होमवर्क असाइनमेंट वहाँ पर देखे जाते हैं, सो असाइनमेंट गिवन आउटसाइड ऑफ क्लास टू रेनफोर्स लर्निंग, राइट, ताकि उसके बाद भी वो उस कंसेप्ट को जहाँ पर रिटेन कर सके। अलाउस फॉर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, राइट, कि वो इंडिपेंडेंटली उस चीज़ की प्रैक्टिस कर सके घर पे जाकर, क्योंकि वहाँ पर टीचर तो उनके साथ होगा नहीं और जो नॉलेज उनके पास है उसकी एप्लीकेशन वो कर सके। तो गृह कार्य असाइनमेंट देते हैं ताकि सीखने को सुदृढ़ करने के लिए कक्षा से बाहर वो उस चीज़ को दोबारा रिपीट कर सके और स्वतंत्र अभ्यास और ज्ञान के अनुप्रयोग की जो है अनुमति देते हैं। देन समेटिव असेसमेंट में क्या टूल्स एंड टेक्निक्स होती है, तो ये फाइनल एग्जाम हमारे होते हैं, तो कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम एट द एंड ऑफ कोर्स, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स या कोई एकेडमिक पीरियड होता है तो तब हमारे लिए जाते हैं जो हमारी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है हमारे क्यूरिकुलम की, पूरे क्यूरिकुलम की, वो यहाँ पर चेक की जाती है।
टर्म पेपर्स और एसेज, सो एक्सटेंडेड राइटिंग असाइनमेंट्स ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स और थीम, राइट। किसी जो स्पेसिफिक टॉपिक या थीम्स होती है तो उन पर हमें असाइनमेंट्स मिलते हैं। एस रिसर्च एनालिटिकल एंड राइटिंग स्किल, ठीक है। तो हमारी रिसर्च एनालिटिकल या राइटिंग, तो सारे स्किल्स यहाँ पर मेजर किए जाते हैं कि हमारे क्यूरिकुलम के अकॉर्डिंग जो हमारे रिसर्च स्किल्स है, एनालिटिकल स्किल्स है, राइटिंग स्किल्स है, वो कैसी है। प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन यहाँ पर देखी जाती है। सो स्टूडेंट प्रेजेंट देयर प्रोजेक्ट टू द क्लास और सबमिट रिकॉर्डेड प्रेजेंटेशन, राइट। तो जैसे हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं तो वो यहाँ पर एक प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन स्किल बच्चों के कैसे हैं प्रोजेक्ट में, वो यहाँ पर देखे जाते हैं। उनकी रिसर्च, प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पर चेक की जाती हैं, जैसे रिटर्न एग्जाम के साथ जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होती है। तो योगात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, अंतिम परीक्षा होती है कि किसी वर्ष के अंत में ये ली जाती है, ठीक है। किसी पाठ्यक्रम या शैक्षणिक अवधि के अंत में जो व्यापक परीक्षा ली जाती है, जो हमारे एग्जाम होते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए जाते हैं। पाठ्यक्रम की जो समग्र समझ, इसमें ये नहीं देखा जाता कि एक लेसन बच्चे को अच्छे से आया नहीं आया, पूरा क्यूरिकुलम देखा जाता है कि बच्चे ने उस चीज़ को कितने अच्छे से समझा है, उसका मूल्यांकन यहाँ पर होता है। टर्म पेपर या निबंध इसमें होते हैं, तो विशिष्ट विषयों या प्रसंगों पर विस्तरित लेखन कार्य होता है, राइट, कि उस सब्जेक्ट से बहुत क्वेश्चन आएंगे, आपको अच्छे से उस पर लिखना है। अनुसंधान, विश्लेषणात्मक और लेखन कौशल यहाँ पर कैसे हैं बच्चे के, उनको चेक किया जाता है। यहाँ पर छात्र कक्षा में अपने प्रोजेक्ट प्रस्तुत करते हैं और रिकॉर्ड की गई जो प्रस्तुतियाँ हैं, ठीक है, साथ में कि जैसे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हम लेते हैं रिटर्न के साथ साथ, तो वो प्रस्तुत करते हैं। और अनुसंधान, प्रस्तुति और संचार कौशल कैसे बच्चों के यहाँ पर हैं, उसका हम मूल्यांकन करते हैं। देन पोर्टफोलियोज, सो कंपाइलेशन ऑफ स्टूडेंट वर्क ओवर अ पीरियड शोकेसिंग अचीवमेंट, तो बच्चे का ओवर अ पीरियड उसने क्या इंप्रूवमेंट किया, तो उसके लिए कोई पोर्टफोलियोज ले सकते हैं, राइट, उसका सैंपल ले सकते हैं कि भाई एक बच्चे के चार्ट का सैंपल ले लिया, किसी नोटबुक का सैंपल ले लिया। देन प्रोवाइड अ हॉलिस्टिक व्यू ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस एंड अकम्पलिशमेंट, राइट, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि भाई विद टाइम जो बच्चे की प्रोग्रेस कैसी है, क्या क्या उसकी अकम्पलिशमेंट है। देन स्टैंडर्डाइज टेस्ट, सो नेशनली और रीजनली स्टैंडर्डाइज असेसमेंट ये होती है, अलाउस फॉर कंपेरिजन अक्रॉस ब्रॉडर पॉपुलेशन, राइट, तो इसमें हम एक पॉपुलेशन से कंपेयर कर सकते हैं कि हमारी क्लास में रैंक आती है ना उसके बाद कि कौन बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया है, तो वो हम दे सकते हैं। प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, असेसिंग हैंड्स ऑन स्किल, ठीक है, उनकी जो नॉलेज है उसकी एप्लीकेशन कैसी है, किस चीज़ को रियल वर्ल्ड में वो कैसे कर पाते हैं, वो यहाँ पर देखा जाता है। उनकी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग और प्रोफिशिएंसी को यहाँ पर चेक किया जाता है। तो उनके पोर्टफोलियोज हम ले सकते हैं। एक अवधि में छात्रों का जो काम है उनका संकलन कैसा है, उनकी उपलब्धियां कैसी है और कैसा प्रदर्शन करते हैं, ये हमें पता चल जाता है। छात्र की प्रगति और उपलब्धियों का एक समग्र दृष्टिकोण जो है हमें यहाँ पर पता चल जाता है। इसमें मानकीकृत परीक्षण यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो राष्ट्रीय या क्षेत्रीय स्तर पर जो बच्चे का हम पर आकलन करते हैं और व्यापक जनसंख्या में तुलना की अनुमति देता है, राइट, कि 10th में बोलते हैं ना कि भाई क्लास में क्या रैंक कितनी है, इसके स्टेट में टॉप किया है, इसने डिस्ट्रिक्ट में टॉप किया है, इसने ओवरऑल कंट्री में टॉप किया है, तो एक जनसंख्या की तुलना में उसकी जो जनसंख्या है उससे उसकी तुलना की अनुमति हमें मिल जाती है। इसमें हमारी प्रैक्टिकल परीक्षाएं भी होती हैं। तो व्यवहारिक कौशल या ज्ञान के अनुप्रयोग का आकलन करना, उसमें व्यवहारिक समझ या जो हमारी दक्षता कैसी है, ठीक है, कि जो चीज़ें हमारी जो ज्ञान हमारे अंदर है उसको हम रियल वर्ल्ड में अपने प्रैक्टिकल स्किल्स प्रैक्टिकल तरीके से कैसे उसको करते हैं, वो हमें यहाँ पर पता चल जाता है। देन परफॉर्मेंस असेसमेंट होती है, ठीक है, कि हमारी आर्ट या फिजिकल एजुकेशन है तो उसमें बच्चे की परफॉर्मेंस यहाँ पर देखी जाती है, उनके स्किल्स और एप्लीकेशन जो रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में वो चेक की जाती है। कम्युलेटिव असेसमेंट होती है, सो लार्जर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स दैट इंटीग्रेट मल्टीपल कंसेप्ट, तो ऐसे प्रोजेक्ट बच्चों से कराए जाते हैं, उसमें उनकी एप्लीकेशन, सिंथेसिस और क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर कितनी है, ये सारी चेक की जाती हैं। फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, जैसे मल्टीपल चॉइस या ट्रू फॉल्स हम बच्चों से करा सकते हैं, तो ये प्री डिटरमाइंड आंसर के साथ होते हैं, उनको चेक किया जाता है। एफिशिएंट एंड असेसिंग अ वाइड रेंज ऑफ कंटेंट क्विकली, राइट, इसमें जो ज़्यादा कंटेंट हम कम टाइम में बच्चे से असेस कर पाते हैं। तो प्रदर्शन मूल्यांकन देखते हैं कि भाई बच्चे की कला है तो उससे कला हम जैसे ड्राइंग है तो ड्राइंग बनवा के देखेंगे, शारीरिक शिक्षा है तो उससे रनिंग वगैरह करवा के उसके प्रदर्शन से जुड़े मूल्यांकन हम यहाँ पर करते हैं। और वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में कौशल कैसे हैं और उनका अनुप्रयोग क्या है, उनका मूल्यांकन करते हैं। इसमें संचयी परियोजनाएं होती हैं, तो बड़ी दीर्घकालिक परियोजनाएं जो कई अवधारणाओं को एकीकृत करती हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं। और अनुप्रयोग, संश्लेषण और रचनात्मकता बच्चे की कैसी है उसका आकलन करते हैं। साथ ही साथ वस्तुनिष्ठ परीक्षण होता है, ऐसे जैसे MCQs हमारे होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ज़्यादा नॉलेज को हम कम टाइम में चेक कर पाते हैं, राइट, इसीलिए हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो हैं ज़्यादातर ये वस्तुनिष्ठ होते हैं, बहुविकल्पी होते हैं। तो पूर्व निर्धारित उत्तरों के साथ संरचित परीक्षण होता है। इसमें सामग्री की जो विस्तृत श्रृंखला है उसका त्वरित मूल्यांकन हम जो है ईजिली कर पाते हैं। देन प्रिपरेशन फॉर डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड अचीवमेंट टेस्ट, तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए अचीवमेंट क्या करेंगे,
डिफाइन द पर्पस, ठीक है, कि उसका ऑब्जेक्ट क्या है इस स्टडी का, तो वो हम बताएंगे। आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव और एरियाज ऑफ कंसर्न द डायग्नोस्टिक टेस्ट एम्स टू असेस, राइट, कि जिस चीज़ के लिए हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कर रहे हैं वो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो हमें क्लियर यहाँ पर करना है। रिव्यू द क्यूरिकुलम एंड लर्निंग ऑब्जेक्टिव, राइट, कि वो क्यूरिकुलम के साथ अलाइन होना चाहिए। एंश्योर द डायग्नोस्टिक टेस्ट अलाइंस विद द क्यूरिकुलम एंड लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑफ द कोर्स एंड सब्जेक्ट, राइट, कि ऐसा ना हो कि बच्चे का सब्जेक्ट और उसमें कोर्स में हो ही नहीं और वो डायग्नोस्टिक टेस्ट उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर करें, तो वो अलाइन होना चाहिए उसके क्यूरिकुलम के साथ। देन आइडेंटिफाई की कंसेप्ट, सो आइडेंटिफाई द की कंसेप्ट स्किल्स और प्री रिक्वायर्स दैट स्टूडेंट शुड हैव मस्टर्ड, राइट, और ऐसा होना चाहिए कि भाई ये डायग्नोस्टिक टेस्ट हो रहा है तो उससे पहले बच्चे के क्या कंसेप्ट या स्किल जो है क्लियर होने चाहिए, वो यहाँ पर जो कंसेप्ट है उनको हमें आइडेंटिफाई करना है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट की तैयारी हम कैसे करेंगे? विशिष्ट सीखने के उद्देश्य चिंता के क्षेत्र की पहचान करें जिनका मूल्यांकन नैदानिक परीक्षण करता है, ठीक है, कि किस लिए हम जो है बच्चे का परीक्षण कर रहे हैं वो सबसे पहले यहाँ पर होना चाहिए। वो उसके पाठ्यक्रम से रिलेटेड है या नहीं है, फिर ये हमें देखना है। देन उसकी जो प्रमुख अवधारणाएं हैं, ठीक है, कि उस टेस्ट को करने के लिए बच्चे की क्या क्या कौशल होनी चाहिए, क्या क्या हम उससे अपेक्षा कर सकते हैं, वो हमें यहाँ पर पता होनी चाहिए। देन उसकी जो प्रायर नॉलेज है उसका हमें पता होना चाहिए, ठीक है, कि उसको बच्चे को पहले से जो कितनी नॉलेज है, कितनी नॉलेज को वो पोजेस करता है। और यहाँ पर जो रेडीनेस बच्चे की, कि बच्चा उस टेस्ट के लिए कितना रेडी है यहाँ पर, ठीक है, नेसेसरी बैकग्राउंड या जो नए कंटेंट के लिए उसके पास है या नहीं है, ये हमें चेक करना है। फिर अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टाइप्स उसके लिए यहाँ पर देखने हैं हमें। सो यूजफुल असेसिंग फैक्चुअल नॉलेज, तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस के लिए हम उसको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन दे सकते हैं ताकि कम टाइम में जो है अच्छे से बच्चे को असेस करें। और एक ज़्यादा ओपन माइंड रिस्पॉन्स यहाँ पर हो सकता है अगर हम शॉर्ट आंसर यहाँ पर फिल कराएंगे, क्योंकि इसका लिखने का बर्डन यहाँ पर नहीं होता है। देन प्रॉब्लम सॉल्विंग और एप्लीकेशन क्वेश्चंस भी कर सकते हैं हम, ठीक है, हायर ऑर्डर थिंकिंग को जानने के लिए। तो पूर्व ज्ञान है उसको पहचानना कि भाई बच्चे को पहले से ज्ञान है और क्या वो उस चीज़ के लिए रेडी है या नहीं है, ठीक है। देन उपयुक्त प्रश्न का प्रकार चुनना है कि भाई एमसीक्यूज क्वेश्चन हम इसको देंगे कि कम टाइम में लिख पाएगा, और जो संक्षिप्त उत्तर या रिक्त स्थान भरते हैं तो वो अधिक जो है खुली प्रतिक्रिया यहाँ पर दे सकता है, ज़्यादा स्ट्रेस उसको नहीं लेना पड़ता है लिखने का। साथ ही साथ जो समस्या समाधान का अनुप्रयोग है तो वो भी हम बच्चे का यहाँ पर क्वेश्चन चेक कर सकते हैं। देन क्रिएट अ वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, तो ऐसा नहीं कि भाई एक ही टाइप के क्वेश्चन, तो एक वैरायटी हमें क्वेश्चंस की यहाँ पर क्रिएट करनी है, इजी भी रखनी है, मॉडरेट भी रखनी है, चैलेंजिंग भी रखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिटेल एनालिसिस के लिए एक वैरायटी क्वेश्चंस की होनी चाहिए, क्लैरिटी सभी में होनी चाहिए, प्रिसीजन होना चाहिए, तो क्लियर और कंसाइज इंस्ट्रक्शन हमें देनी है और देना है कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा कन्फ्यूजिंग लैंग्वेज में ना हो, बच्चे को आसानी से जो है समझ में आ जाए। तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न बनाने हैं कि भाई आसान भी होना चाहिए, मध्यम भी होना चाहिए, थोड़ा चुनौतीपूर्ण भी होना चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए कि बच्चे उनको देखकर आसानी से समझ सके, भ्रमित उससे ना हो, तो ऐसी सरल भाषा हमें वहाँ पर यूज़ करनी है। देन पायलट टेस्ट द क्वेश्चन, तो टेस्ट की वैलिडिटी हमें देखनी है। एडमिनिस्टर द डायग्नोस्टिक टेस्ट टू अ स्मॉल ग्रुप टू असेस द क्लैरिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वेश्चन, राइट। तो पहले उस टेस्ट को एक स्मॉल ग्रुप पे हम कर सकते हैं कि भाई क्या ये टेस्ट सही तरीके से हो भी रहा है, हमें अपना डिजायर्ड रिजल्ट यहाँ पर मिल रहा है नहीं मिल रहा है। देन कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई एनी इशू विद क्वेश्चन वर्डिंग और डिफिकल्टी, राइट, और उससे हम उन बच्चों से फीडबैक ले सकते हैं कि भाई क्या आपको किसी वर्डिंग में डिफिकल्टी थी, कि कोई वर्ड यहाँ पर समझ में आया हो या नहीं आया हो। टाइम लिमिट्स उसके लिए हमें सेट कर देनी है, रियलिस्टिक टाइम रखनी, ना तो बहुत कम हमें रखनी है कि बच्चा कर ही ना पाए, ना बहुत ज़्यादा रखनी है कि बच्चे के पास बहुत एक्सेस में टाइम हो। देन रिफ्लेक्टिव ऑफ द रियल टेस्ट कंडीशन, ठीक है, और रियल टेक्स्ट की जो कंडीशन है वो वहाँ पर हमें रिफ्लेक्ट करनी है। तो पायलट प्रश्नों का प्रशिक्षण करना है कि जो अगर हम टेस्ट जो डायग्नोस्टिक बच्चे का किसी का कर रहे हैं तो उसको एक छोटे ग्रुप पे पहले करके देख लेंगे कि क्या भाई उन बच्चों को टेस्ट में क्या क्या दिक्कतें आई हैं, क्या कोई वर्ड है जिसको समझ नहीं पाए हैं, ठीक है, लैंग्वेज सरल है यहाँ पर या कठिन है, तो उन सभी चीज़ों को हम जांच सके। फिर उसके लिए एक समय सीमा स्थापित करनी है, ठीक है, वो यथार्थवादी होनी चाहिए, मतलब ना कम होनी चाहिए या ना ज़्यादा होनी चाहिए, वो हमें उसके परीक्षण के अकॉर्डिंग रखनी है कि भाई जैसा टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग कितनी समय अवधि जो है हमें यहाँ पर देनी है, और जो वास्तविक परीक्षण की स्थितियाँ हैं उनको ही वहाँ पर रखना है कि ऐसा ना हो कि वहाँ पर परीक्षा को कोई माहौल ही नहीं था और बच्चे का परीक्षण यहाँ पर हम ले रहे हैं। देन एडमिनिस्टर एंड एनालाइज रिजल्ट, राइट, तो देन डाटा कलेक्ट करेंगे और हम उसका रिजल्ट यहाँ पर चेक करेंगे और फिर उसको फीडबैक देंगे, इंडिविजुअल फीडबैक देंगे, एंड देन उसकी जो एक क्लास वाइड फीडबैक देंगे कि कहाँ कहाँ पर एंटायर क्लास में कहाँ पर वो स्टैंड करता है, क्या क्या इंप्रूवमेंट्स उस पर हो सकती है।
तो इसमें क्या करेंगे, हम डेटा जो परिणामों का प्रशासन उसका विश्लेषण करेंगे। तो डेटा एकत्रित करेंगे कि बच्चे ने कैसा टेस्ट किया है, उसके जो परिणाम है उसका विश्लेषण करेंगे, ठीक है। उसकी कमजोरी क्या है, उसकी ताकत कहाँ है, कौन सा सब्जेक्ट है जो बहुत अच्छे से कर रहा है। फिर उसको प्रतिक्रिया देंगे, पहले उसको व्यक्तिगत प्रतिक्रिया देंगे और एक कक्षाव्यापी फीडबैक देंगे फिर उसको, ठीक है, कि कितने बच्चों से अच्छा कर रहा है, क्या कौन सा टॉपिक है जहाँ पर बच्चे को जो है कमी समझने में रह गई है। देन अब अचीवमेंट टेस्ट के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन कैसे करेंगे, जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है पहले तो वो आइडेंटिफाई करेंगे हम दोनों ही टेस्ट में, ठीक है, कि हमारा जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्या है। देन टेस्ट का फॉर्मेट देखेंगे कि हमारा टेस्ट कैसे फॉर्मेट का होना चाहिए, मल्टीपल क्वेश्चंस होने चाहिए, मल्टीपल चॉइस का होना चाहिए, ऐसे वाला होना चाहिए, प्रैक्टिकल वाला होना चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड होना चाहिए, ठीक है। तो वो हम अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं भाई किस टाइप का हमें टेस्ट यहाँ पर लेना है। देन बैलेंस्ड टेस्ट आइटम्स हमें यहाँ पर रखने हैं, ठीक है, कि हमारे सारे लर्निंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो सके, तो एक बैलेंस रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए हमारे टेस्ट के अंदर। तो उपलब्धि परीक्षण की तैयारी कैसे करेंगे, सबसे पहले सीखने का जो उद्देश्य है, ठीक है, कि हमें यहाँ पर आज कक्षा में जमा करना सिखाना है, तो वो हमारा उद्देश्य है कि हमें जमा सिखानी है, तो उद्देश्य को पहचानना है। देन परीक्षण का प्रारूप करना है कि भाई हम बच्चे को यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न दे, निबंध दे, व्यवहारिक या प्रयोजना आधारित कैसा प्रश्न दे, ठीक है, कि हम ऐसे बोल सकते हैं कि भाई आपको प्रोजेक्ट बना के लाना है, ठीक है, उनसे प्रैक्टिकल करा सकते हैं या उनसे MCQ हम क्वेश्चन जो है करवा सकते हैं। तो परीक्षण का जो प्रारूप है वो निर्धारित करना है। देन संतुलित परीक्षण आइटम हमें डिजाइन करना है, सुनिश्चित करें कि परीक्षण आइटम सीखने के उद्देश्यों की पूरी श्रृंखला को यहाँ पर कवर करता है, ठीक, कि जो जो हमें सीखना है वो सभी चीज़ें वहाँ पर इन्वॉल्व होनी चाहिए। विभिन्न विषयों या कौशलों का एक संतुलित प्रतिनिधित्व जो है हमें बनाना है। देन क्रिएट क्लियर एंड कॉन्साइज क्वेश्चन, तो क्लियर क्वेश्चन एंड कॉन्साइज क्वेश्चन होने चाहिए, जो हमारी इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए और अनक्लियर लैंग्वेज को हमें बिल्कुल अवॉइड करना है। बिल्कुल सरल और शुद्ध भाषा में जो है जो बच्चों को आसानी से समझ में आए हमें टेस्ट रखना है। फेयरनेस वहाँ पर होनी चाहिए, बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कि कोई ऐसी वर्डिंग या ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए जो कुछ बच्चों को समझ में आए कुछ को नहीं आए। इक्वल अपॉर्चुनिटी यहाँ पर हमें सभी बच्चों को देनी है। तो स्पष्ट और संक्षिप्त प्रश्न बनाने की, छोटे प्रश्न और बिल्कुल स्पष्ट होने चाहिए निर्देशों में कि बच्चे आसानी से समझ सके। तो अस्पष्टता से बचना है और निर्देश हमारे स्पष्ट होने चाहिए और निष्पक्षता होनी चाहिए, ठीक है, किसी ऐसे बायसनेस नहीं होनी। तो पूर्वाग्रह जो होता है उससे हमें बचना चाहिए। तो प्रश्नों या शब्दों की संरचना किसी भी संभवित पूर्वाग्रह को दूर करना है और सभी बच्चों को यहाँ पर हमें समान अवसर जो है प्रदान करने हैं। देन जो क्वेश्चन की डिफ़िकल्टी है वो हमें देखना है कि भाई क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों के अकॉर्डिंग होनी चाहिए कि कौन सी क्लास में हो रही है, उनकी प्रोफिशिएंसी क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं और क्या क्या हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होनी चाहिए और जो डाइवर्सिफाई है, ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल ऐसे होना चाहिए कि भाई हम उसमें थोड़ा इजी, मॉडरेट और थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी रख सके। तो सभी टाइप के क्वेश्चन हमें रखने हैं। फिर ग्रेडिंग क्राइटेरिया हमें रखना है, ठीक है, क्लियरली कि क्या ग्रेडिंग क्राइटेरिया है, एक क्वेश्चन के हम कितने मार्क्स आपको देंगे, और रूब्रिक्स यहाँ पर हमें डेवलप करने ताकि एक ओपन माइंड और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हम बच्चों से पूछ सकें। तो प्रश्न की कठिनाई क्या है, हमें उस पर विचार रखना है कि वो जो प्रश्न है ऐसा होना चाहिए जो हमारे सीखने के उद्देश्य उनसे रिलेटेड होना चाहिए, और जो कठिनाई है उसमें विविधता होनी चाहिए, राइट, कि इजी क्वेश्चन भी होनी चाहिए, फिर थोड़ी कम डिफिकल्ट भी होनी चाहिए, फिर थोड़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी वहाँ पर होनी चाहिए। उसमें फिर ग्रेडिंग मानदंड जो है वो हमें स्थापित करनी है कि भाई कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का यहाँ पर है, और साथ साथ रूब्रिक्स जो है हमें यहाँ पर यूज़ करने हैं। देन टाइम लिमिट हमें सेट करनी, रियलिस्टिक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि ना तो हमें बहुत कम टाइम बच्चों को देना है कि बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर हो, ना बहुत ज़्यादा टाइम देना है, एंड रियल टेस्ट कंडीशन जो है वहाँ पर बच्चे को देनी है। देन पायलट टेस्ट एंड डिवाइस हम कर सकते हैं कि भाई टेस्ट की वैलिडिटी क्या है क्या नहीं है। तो उसके लिए पहले एक छोटे ग्रुप पे जो है हम उस टेस्ट को देख सकते हैं कि क्या उनमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत आ रही है, क्या वो लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं आसानी से या नहीं समझ पा रहे, एंड देन उनसे फीडबैक यहाँ पर हम ले सकते हैं। तो समय की सीमा हमें निर्धारित यहाँ पर करनी है कि समय की सीमा मतलब यथार्थवादी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा होनी चाहिए उस टेस्ट के लिए, ना वो कम होनी चाहिए। और जो परीक्षण है यहाँ पर जो स्थिति है वो परीक्षा जैसे ही होनी चाहिए, राइट, एक अच्छा माहौल परीक्षा वाला वहाँ पर क्रिएट करना है। उसके बाद पायलट परीक्षण यहाँ पर हम कर सकते हैं। पायलट परीक्षण में क्या करते हैं, हम एक छोटे ग्रुप पे वो टेस्ट वहाँ पर लेकर देखते हैं कि उन बच्चों को कोई कठिनाई तो नहीं आ रही, क्या पता ऐसा कोई शब्द हो जो बच्चों को समझ में ना आ रहा हो, तो वो उससे हम जो है परीक्षण की वैधता यहाँ पर चेक कर सकते हैं और उन बच्चों से फीडबैक यहाँ पर हम ले सकते हैं।
देन एडमिनिस्टर एंड इवेलुएट रिजल्ट। उसके बाद हमें रिजल्ट डाटा कलेक्ट करना है, डाटा को एनालाइज करना है और उनका रिजल्ट बनाना है। रिजल्ट के बाद हमें इंडिविजुअल फीडबैक उन्हें देनी है और रिफ्लेक्ट ऑन द टेस्ट इफेक्टिवनेस, राइट, कि उसके जो टेस्ट है उसकी इफेक्टिवनेस को देखना है कि भाई जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे थे उनके जैसे ही जो है हमारा टेस्ट था या नहीं था, हमारे जो क्वेश्चन थे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन थे या नहीं थे, राइट। तो परिणामों का प्रबंध और मूल्यांकन हमें करना है। सबसे पहले डेटा हमें लेना है, उसके बाद डेटा विश्लेषण करेंगे कि भाई कैसा जो है बच्चे ने यहाँ पर प्रदर्शन किया है। उसके बाद उसको बच्चे को प्रतिक्रिया यहाँ पर देंगे, ठीक है, कि कैसा व्यक्तिगत प्रतिक्रिया उसने दी थी और जो परीक्षण है उसकी प्रभावशीलता, राइट, कि टेस्ट अच्छा था या नहीं था, वो टेस्ट का यहाँ पर हम देखेंगे। देन अडेप्टेशंस ऑफ इवेल्यूएशन प्रोसीजर विद रेफरेंस टू चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, राइट, कि इवेल्यूएशन में हम क्या ऐसे अडेप्टेशन कर सकते हैं जिससे जो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चे हैं उनके लिए भी यहाँ पर हम अच्छे से उनकी असेसमेंट कर सकते हैं। तो डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों के लिए सबसे पहले हम इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान यहाँ पर देखेंगे कि उनको कोई अकोमोडेशंस की नीड तो नहीं है, तो उन चीज़ों को यहाँ पर समझेंगे। सो अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट अकोमोडेशन स्पेसिफाइड इन द स्टूडेंट्स IEPs और 504 प्लान एंश्योरिंग दैट द इवेल्यूएशन प्रोसेस अलाइन विद देयर यूनिक नीड, राइट, कि ऐसे इवेल्यूएशन करने की भाई उनकी जो यूनिक नीड्स है उसके साथ वो जो है हमारी इवेल्यूएशन प्रोसेस अलाइन होती हो। तो विकलांग बच्चों के संदर्भ में मूल्यांकन की प्रक्रिया का कैसे अनुकूलन हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके जो व्यक्तिगत शिक्षक कार्यक्रम है उसे हमें देखना है कि जो छात्र की IEP है या 504 योजना है उसमें जो निर्दिष्ट आवास है उनको समझना है, कार्यान्वित करना है और ये सुनिश्चित करना है कि जो हम मूल्यांकन कर रहे हैं उन बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं के जो है अनुरूप है या नहीं है। देन यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, वो हमें देखना है। प्रोवाइड असेसमेंट मटेरियल्स इन वेरियस फॉर्मेट, राइट, कि बच्चों को जो असेसमेंट मटेरियल ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे को यहाँ पर हम खाली रिटर्न में उससे टेस्ट ले रहे हैं या खाली ऑडिटरी टेस्ट उससे ले रहे हैं कि हम उससे बस क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑरली और वो बता रहे हैं। तो हमें वेरियस फॉर्मेट्स यहाँ पर बच्चे को देनी है उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। विजुअल हो गया, टेक्सटाइल हो गया या यहाँ पर ऑडियो का हो गया, तो बच्चे की जो स्टाइल या प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग हमें देना है। असेसिबल टेक्नोलॉजी जो बच्चों को उस टेस्ट को देने के लिए चाहिए वो हमें प्रोवाइड करनी है, ठीक है। देन एक्सटेंड, हम तो जो टाइम है टेस्ट का वो थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं उनकी नीड के अकॉर्डिंग और अल्टरनेटिव टेस्ट फॉर्मेट यहाँ पर हम बच्चे को दे सकते हैं, ठीक है, कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड असेसमेंट कर सकते हैं उनकी, अगर वो लिखने में असमर्थ है तो यहाँ पर उनका ऑरल एग्जामिनेशंस यहाँ पर ले सकते हैं। तो सीखने के लिए सार्वभौमिक डिज़ाइन हमें देखना है। तो एक लचीला मूल्यांकन हमें रखना है, ऐसा नहीं है कि भाई हमें खाली रिटर्न टेस्ट उनसे लेना है, तो हम ऑडियो टेस्ट उनसे ले सकते हैं, ठीक है। दृश्य और स्पर्श, जैसे कोई विजुअली हैंडीकैप है, ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा है तो उसको हम स्पर्श वाले टेक्टाइल मेथड से भी उसका टेस्ट जो है ले सकते हैं। और जो सुगम्य प्रौद्योगिकी है बच्चे को जो चाहिए होती है वो हमें प्रोवाइड करानी है। उसके बाद उसको थोड़ा समय ज़्यादा हम यहाँ पर दे सकते हैं कि भी उसको अपनी विकलांगता के कारण यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा समय लगता है तो उनका समय थोड़ा विस्तारित कर सकते हैं। और विकल्प यहाँ पर दे सकते हैं कि भाई उनको मौखिक परीक्षा देनी है या परियोजना आधारित परीक्षा देनी है या उनका हम पोर्टफोलियो करके जो है उस बच्चे का मूल्यांकन करेंगे। देन कम्युनिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन, तो क्लियर और सिंपल लैंग्वेज में कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर विजुअल एड्स की उनको ज़रूरत है तो वो हमें प्रोवाइड करनी है, राइट। और जो असेसमेंट का एनवायरनमेंट है वो क्वाइट होना चाहिए कि भाई बच्चा आसानी से पूरा ध्यान उसमें लगाकर अच्छे से कर सके। जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो उनकी जो कैपेबिलिटी है बॉडी की, जो उनकी नीड है वहाँ पर उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, राइट। कि जो संचार और निर्देश जो हमने लिया है टेस्ट में तो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि बच्चे आसानी से समझ सके। जो दृश्य सामग्री है वो हमें यूज़ करनी है। और जो मूल्यांकन का पर्यावरण है कि जहाँ पर बच्चे का टेस्ट हम लेंगे तो वो शांत स्थान होना चाहिए, ठीक है, कि बच्चे अच्छा आसानी से वहाँ पर कर सके। और जो बैठने की व्यवस्था है वो भी उनके अनुरूप होनी चाहिए कि कैसे जो है बच्चा आसानी से बैठकर इस टेस्ट को दे सकता है। देन जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी, अगर उस बच्चे को कुछ चाहिए लाइक कैलकुलेटर हो गया, स्क्रीन रीडर हो गया, कोई कम्युनिकेशन डिवाइस होगी तो वो हमें देनी है। फिर उसके बाद इंडिविजुअलाइज्ड फीडबैक हमें देनी है कि बच्चे ने कैसे प्रोग्रेस की है, ठीक है, उसका रिजल्ट उसके साथ शेयर करना, उसकी फीडबैक देनी है। और जो असेसमेंट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उनके बारे में बताना है कि भाई कैसे वो जो है यहाँ पर एडजस्टमेंट उनके साथ कर सकते हैं। तो सहायक प्रौद्योगिकी अगर उनके कोई आवश्यकता है तो वो हमें प्रोवाइड करनी है। फिर उसके बाद प्रतिक्रिया उनको देनी कि उन्होंने टेस्ट दिया तो वो कैसा दिया, तो व्यक्तिगत फीडबैक उनके देनी है। और जो मूल्यांकन की प्रथाएं हैं उनको भी हमें देखना कि क्या वो उस बच्चे के लिए प्रभावशील है, अच्छे तरीके से उसका मूल्यांकन हमने किया है या नहीं किया।
देन जो स्पेशल एजुकेटर प्रोफेशनल्स हैं उनके साथ हम कंसल्ट करेंगे और रेगुलर अपडेट उन बच्चे के रिलेटेड जो है लेते रहेंगे कि भाई पहले बच्चे का ऐसा रिजल्ट था, अब जो है बच्चा यहाँ पर कितनी प्रोग्रेस कर रहा है। और अल्टरनेटिव असेसमेंट मेथड्स हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि परफॉर्मेंस वो बच्चा क्लास में कैसे दे रहा है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी असेसमेंट कर सकते हैं, या पोर्टफोलियो असेसमेंट हम कर सकते हैं कि बच्चे के जो काम किए हैं उसके कुछ सैम्पल्स लेके हम देख सकते हैं कि भाई बच्चे की प्रोग्रेस अब जो है कैसी चल रही है। ठीक है, तो जो विशेष शिक्षक हैं उनके साथ हम सहयोग कर सकते हैं, उनसे परामर्श ले सकते हैं कि भाई क्या क्या रणनीतियाँ इन बच्चों के लिए बनाएं कि ये अच्छे तरीके से इनको समझ पाएँ। नियमित अपडेट हम उनसे ले सकते हैं कि भाई बच्चा यहाँ पर कैसा कर रहा है, उसको रेगुलरली हम मॉनिटर कर रहे हैं कि अगर उनकी कोई ज़रूरत है उसमें बदलाव हो रहा है तो हम उन ज़रूरतों को पूरा कर सकें, और क्या बच्चा जो है अच्छे तरीके से अब पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। ठीक है, फिर साथ साथ वैकल्पिक मूल्यांकन विधियाँ हम यहाँ पर दे सकते हैं। प्रदर्शन आधारित यहाँ पर मूल्यांकन हम कर सकते हैं, राइट, कि बच्चे कैसे टेस्ट ना लेके क्लास में उसका कैसा प्रदर्शन है वो हम देख सकते हैं, उसके आधार पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं। या पोर्टफोलियो मूल्यांकन हम कर सकते हैं, राइट, कि जैसे डिफरेंट जो उसने काम किया हुआ है उसका सैंपल्स हम ले सकते हैं, उसकी नोटबुक का ले लिया, उसका आर्ट वर्क चेक करना तो आर्ट फाइल से कोई यहाँ पर सैंपल लेकर कि भाई बच्चा आप कितनी प्रगति जो है अपनी शिक्षा में कर रहा है। देन सेंसरी कंसीडरेशंस हमें देखनी है कि जो सेंसरी ब्रेक्स हैं, ठीक है, वो बच्चे को देनी है ताकि वो फोकस अपना मेंटेन यहाँ पर कर सके। टाइमिंग जो है उनके लिए ये फ्लेक्सिबल होनी चाहिए ताकि जो उनकी डिफरेंट नीड है यहाँ पर उनको पूरा कर सके। और कल्चरली सेंसिटिव हमारा मटेरियल होना चाहिए, ठीक है, कोई ऐसा मटेरियल नहीं हो रहा कोई किसी कल्चर के यहाँ पर विरुद्ध हो, तो जो डाइवर्स बैकग्राउंड है और एक्सपीरियंसेस है उनको ध्यान में रखते हुए हमें जो है इस टेस्ट को डिज़ाइन करना है। तो संवेदी विचार हमें देना है कि संवेदी आराम हमें बीच में देना है कि भाई बीच में बच्चा थोड़ा यहाँ पर आराम कर सके, और उनका समय है थोड़ा लचीला होना चाहिए ताकि उनकी जो ज़रूरतें हैं और जितना स्लो वो काम कर रहे तो उसके अकॉर्डिंग वो बिना प्रेशर के बिना किसी तनाव के यहाँ पर काम कर सके। और सांस्कृतिक संवेदनशीलता हमारी जो है प्रासंगिक सामग्री में होना चाहिए, ठीक है, कि कोई ऐसी सामग्री में यूज़ नहीं करनी जो किसी सांस्कृतिक के विरुद्ध हो, तो वो सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक सामग्री जो है हमें यूज़ करनी है। देन रेगुलर कम्युनिकेशन हमें करना उसके पेरेंट्स से, केयर गिवर्स के, कि भाई बच्चा कैसा कर रहा है, क्या क्या इंप्रूवमेंट है, क्या क्या असिस्टिव डिवाइसेस या क्या हेल्प आप उसकी जो है कर सकती हो, उसको रेगुलर इनपुट देना है और रेगुलर जो है उनसे अपडेट हमें लेनी है। देन जो एडुकेटर्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सकते हैं, क्या पता टीचर को अच्छे से समझाना नहीं आ रहा उन बच्चों को, तो टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि भाई ऐसे डिसेबिलिटीज़ वाले बच्चों को कैसे हमें प्रॉपर समझाना है। तो माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ हम नियमित संचार करेंगे, ठीक है, कि वो कैसे बच्चे की हेल्प कर सकते हैं, उनको नियमित इनपुट देंगे, उनको बताएंगे और उनसे पूछेंगे कि भाई अब बच्चा कैसे जो है प्रोग्रेस कर रहा है, राइट। तो उनको नियमित अपडेट देना भी है उनको और उनसे लेना भी कि अब बच्चे में क्या प्रोग्रेस जो है हो रही है। उसके साथ साथ जो शिक्षक हैं उन्हें हमें प्रशिक्षण देना है कि भाई कैसे बच्चों की ज़रूरतों का पता लगाकर जो है वो उनको और अच्छे तरीके से यहाँ पर शिक्षा दे सकते हैं, राइट। सो we have done with the unit, and if you like our content you can subscribe to our channel for more tutorials related to be it special education and special education teacher, and you can join our telegram group as well for more information about our paid course for special education teacher and our pdf files. So see you in the next video. Till then, namaskar.